प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। वहीं बिहार के सासाराम में विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हुई हत्या। बाइक सवार 3 हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, गोली मारकर हुए फरार। बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत कोलकाता पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। परिवर्तन रैली में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। और असम चुनाव से पहले बीपीएफ ने छोड़ा बीजेपी का साथ। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने कांग्रेस से मिलाया हाथ। बीजेपी ने पहले ही बीपीएफ को कर दिया था अलग। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का मामला सामने आया है। और वहीं बता दें आपको कि जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर से आप रूबरू हो रहे हैं। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का मामला सामने आया है। अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मिली थी। और वहीं जैश उल हिंद ने लिखा, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का मामला सामने आया है। जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है। और वहीं जैश उल हिंद ने लिखा, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ रहे हैं। मुरारी, पहले भी मामला सामने आ गया है कि अंबानी के घर के बाहर एक संदिग्ध कार मिली है और इस बीच ये बड़ा मामला सामने आया है जहां अंबानी के घर जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सही कहना। तो बता दें कि 2 दिन पहले की एक घटना है जहां पर एक संदिग्ध कार मिली थी। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच यहां बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। वहीं दिल्ली से एनआईए की 4 टीम मुंबई पहुंची थी और इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। इन दरमियान जिस तरीके से जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया पर इसकी जवाबदारी ली है, इसे लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा। इस पूरे मामले को अब जो है कि महाराष्ट्र सरकार भी काफी गंभीरता से ले रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे मामले में और कितने लोग हैं, कहां से ये गाड़ी पहुंची, कौन कौन से लोग शामिल थे, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ऐसे में बिल्कुल अभी तक मामला साफ होता दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने लोगों के शामिल होने की इसमें बताया जा रहा है। मुरारी, देखिए अभी तक साफ नहीं हो पाया है कितने लोग हैं और क्या कुछ मामला है। और इसी बीच में जिस तरीके से जैश उल हिंद ने इस पूरे मामले की जवाबदारी ली है, उसे लेकर के पूरे मुंबई में कर सकते हैं कि एक दहशत का माहौल है, क्योंकि एक खबर 48 घंटे से मार्केट में चल रही थी और कोई जवाबदारी नहीं ले रहा था। प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जा रही थी और ऐसे में अब एक आतंकवादी संगठन ने इसका जिम्मा लिया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंचती है और इसकी आंच किन किन लोगों तक पहुंचती है। जी बिल्कुल मुरारी, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये वारदात हो रही है और ऐसी घटनाएं सिर्फ अंबानी के घर नहीं, सिर्फ ऐसी घटनाएं औरों के साथ भी घटित होती हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है और अंबानी का जहां घर है अंटालिका, वहां से थोड़ी ही दूर पर पुलिस मुख्यालय है, पुलिस सुरक्षा बल है, कई तमाम एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स हैं। अब सवाल उठ रहा है कि देश की आर्थिक राजधानी के बीच इतनी बड़ी जो है कि साजिश के तहत वहां पर जो है कि कार छोड़ी गई है। क्या मुंबई पुलिस 26/11 हमले से सबक नहीं ली? क्या मुंबई पुलिस रेलवे धमाका से सबक नहीं ली? क्या मुंबई पुलिस या एजेंसियों की इन पर नजर नहीं थी? ऐसे कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये गाड़ी लगभग 40 से 50 किलोमीटर का सफर करके वहां पहुंचती है,
गाड़ी चुराई जाती है। जिसकी गाड़ी रहती है वो मीडिया में और पब्लिक में एक दिन पहले आके सफाई देता है, और अब जी, ऐसे में बिल्कुल। एक आतंकवादी संगठन इसका जिम्मा लेता है, तो कई ऐसे सवाल अब खड़े हो गए हैं कि मुरारी, फिलहाल वहां की क्या स्थिति बताई जा रही है? क्योंकि इतनी सिक्योरिटी है और उस बीच भी ये चीजें आम दिखाती हुई दिख रही हैं। देखिए, जैसे ही इसकी जवाबदारी आतंकवादी संगठन की तरफ से लिया गया, उसके बाद मुंबई की पुलिस यंत्रणा पूरी चौक और दुरुस्त हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस अपनी नजर गड़ाई है। तमाम उन सीसीटीवी फुटेज, उन गाड़ी के मालिक पेपर और उन तमाम रूट पर जो कैमरे लगे हुए हैं, उनकी बारीकी से तलाश की जा रही है। सुराग तलाशा जा रहा है कि कुछ ड्राइवर तक पहुंचा जाए जिसने गाड़ी वहां ला करके खड़ी की है, ताकि उसके आगे के तार जोड़े जाएं। और क्या वो संगठन के लोग मुंबई में ही हैं या मुंबई से बाहर निकल चुके हैं? एक बड़ी चुनौती है। इस तरीके से कहा गया है कि ये तो अभी टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। इससे अंदाजा लगाइए इनके इरादे कैसे होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि ममता दीदी, अभी तो चुनाव शुरू ही हुआ है और तुमने उन्होंने कहा कि हमने 8 चरणों में चुनाव होने को लेकर रोना शुरू कर दिया है। मेरा 40 वर्ष का राजनीतिक अनुभव यह कहता है कि चुनाव में जो रोता है वही चुनाव भी खोता है। ने चुनाव शुरू होते ही रोना शुरू कर दिया है और मेरा 40 साल का अनुभव ये कहता है कि जो चुनाव में जो रोता है वही चुनाव खोता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मेरठ से 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें आपको कि रोहटा बाईपास पर संस्कृति रिजोर्ट में होने जा रही आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत में वे मुख्य अतिथि हैं। वहीं कृषि कानूनों की वापसी की मांग उनका मुख्य मुद्दा है और इसके लिए आप कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से लगातार गांव-गांव जाकर किसानों से जनसंपर्क कर रहे हैं। बता दें आपको कि केजरीवाल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुकी है और वहीं किसान महापंचायत उसी की तैयारियों का हिस्सा मानी जा रही है। प्रशासन ने 3000 लोगों की किसान महापंचायत की अनुमति दी है। वहीं शनिवार को अपार चैम्बर में आपके प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बैठक की। कहा, तीनों केंद्रीय कृषि कानून किसानों के लिए फांसी का फंदा है। बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मेरठ से 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और इस बीच रोहटा बाईपास पर संस्कृति रिजोर्ट में होने जा रही आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत में वे मुख्य अतिथि हैं। बता दें आपको कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग उनका मुख्य मुद्दा है और इसके लिए आप कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से लगातार गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क कर रहे हैं। बता दें आपको कि केजरीवाल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ ही कर चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को बंगाल में चुनाव सभा करेंगे। बता दें आपको कि इस दौरान चुनाव के मद्देनजर एमपी के सीएम शिवराज सिंह बंगाल में चुनावी सभा करने जा रहे हैं और सीएम शिवराज बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। वो शनिवार रात को कोलकाता पहुंच गए। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने एमपी की तकड़ी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और यह तकड़ी है कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान। और एमपी में बतौर चौथी बार सीएम की पारी में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नरम दिल वाली छवि को बदलने के लिए काफी मेहनत की है। बता दें आपको कि रविवार को बंगाल में चुनावी सभा
करेंगे शिवराज सिंह चौहान। और इस बीच सीएम शिवराज बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे और वो शनिवार रात को कोलकाता पहुंच गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने एमपी की कड़ी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह शनिवार की देर रात तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे और रविवार यानी कि आज अमित शाह तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। और बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है और अपने दौरे के दौरान अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में विजय संकल्प रैली में भी हिस्सा लेंगे। आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी और एआईटीएम की पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और इस अमित शाह सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी के मुताबिक अमित शाह आज तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों राज्य के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन और केंद्रीय राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने एआईएडीएम की नेता और सीएम पलानीस्वामी और बता दें आपको कि पनीरसेल्वम के साथ सीटों की शेयरिंग को लेकर एक अहम बैठक की थी। हालांकि इस बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं इसको साझा नहीं किया गया। आपको बता दें चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है और वहीं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल 2021 को वोटिंग होना है। चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राज्य में चुनाव प्रचार लग गई है और अमित शाह इससे पहले भी लगभग 2 बार तमिलनाडु दौरे पर आ चुके हैं। पंचायत राज विभाग के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बिजनौर जिले के कई इलाकों में किसानों से संवाद कर उन्हें कृषि बिल के लाभ बताए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि ये आंदोलन राजनीति बन गया है। और वहीं केंद्र सरकार ने यूपी के किसानों को समझाने के लिए यूपी के नेताओं को किसान चौपाल लगाने का आदेश दिया है और कहा है कि किसानों को कृषि बिल के बारे में चौपाल लगाकर समझाया जाए। वहीं बिजनौर जिले में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जिले भर के आधा दर्जन गांवों में तिकापुर, गाजीपुर, गोपालपुर और कुम्हेड़ा सहित कई गांवों में किसान चौपाल लगाई। बता दें आपको कि किसानों को संबोधित करते हुए पंचायत राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि बिल किसानों के लिए लाभप्रद है और किसान बिल के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और जबकि किसान वर्तमान में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसानों के लिए हानिकारक हो और वहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है। की समझदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए उन्हें आधार बना रहे हैं और वो सब समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान आंदोलन के पीछे राजनीति हो रही है उस राजनीति की समझ उनके मन में सारी चीज़ें हैं, उसका लोग चर्चा भी कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको कुछ समय में देखने मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि किसान राजनीतिक एजेंडे का शिकार नहीं होगा। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सासाराम में विधायक के भतीजे की हत्या हो गई है और उस बीच बिहार से बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या हुई है। और बता दें आपको कि ये जो हत्या है बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर की है और वहीं हमलावर गोली मारकर फरार भी हो गए। वहीं गोली लगने से संजीव मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सासाराम में विधायक के भतीजे की हत्या हो चुकी है और वहीं जो ये हत्या है बाइक सवार 3 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोली मारकर आरोपी फरार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं।
एएनबी न्यूज लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। बिहार के सासाराम में विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या हुई है और वहीं इस वारदात को अंजाम बाइक सवार 3 हमलावरों ने दिया है। गोली मारकर फरार हो चुके हैं आरोपी। बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से है, जहां सासाराम में विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या हो चुकी है। फरीदकोट में दिन दहाड़े कांग्रेस के जिला यूथ प्रधान की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और जिसको लेकर गुरुद्वारा माई गोदड़ी में अंतरिम अरदास की गई और इस मौके पर सभी की तरफ से गुरलाल पहलवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं शिव यूथ कांग्रेस पंजाब की ओर से प्रधान बीरेंद्र ढिल्लों ने गुरलाल पहलवान के बच्चों के नाम पर 10 लाख रुपए की राशि जमा करवाने का ऐलान किया है। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਔਖ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। वहीं बिजनौर में विद्युत विभाग के अधिकारियों की पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बता दें आपको कि उपभोक्ताओं ने एसडीओ और जेई की डिश कनेक्शन को लेकर पिटाई की थी। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी एहतेशाम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश के संभल के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में कल एक युवक और युवती का शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं संभल के एएसपी का कहना है कि खेत में एक युवक का शव पड़े मिला है और वहीं उन्होंने बताया कि जो शव है वो पेड़ से लटका हुआ मिला है और उससे थोड़ी दूरी पर एक युवती का लाश भी मिला है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के आत्महत्या का मामला लग रहा है। ये कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में ये रीठ गांव का खेत वाला क्षेत्र है, जहां पे एक युवक का शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिला और उसी के पास थोड़ी दूर पे एक युवती का शव मिला जो है खेत में। सल्फास की शीशियाँ खाली डिब्बियाँ मिली हैं, आधे खाली थी और ये देखने से ये प्रथम दृष्टिया यही लग रहा है कि प्रेम प्रसंग में दोनों ने आत्महत्या करी है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है। बर्फीली हवाओं से दोबारा शीतलहर चल पड़ी है और इससे तापमान में कुछ ज्यादा गिरावट आ गई है। बता दें आपको कि जम्मू और शिमला सहित कई जगह बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ों पर बर्फबारी होने के साथ ही रविवार को दिल्ली, एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है और पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी। वहीं प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान शुक्रवार के 15.2 डिग्री के मुकाबले 2.6 अधिक और वहीं 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देश भर में 5 बड़े राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है।
बता दें आपको कि पिछले दिनों सिर्फ महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में देश भर के लगभग 74% कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। और वहीं फिलहाल दिल्ली में भी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और वहीं दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 27 फरवरी को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.36% दर्ज हुई है। वहीं 26 फरवरी कोरोना संक्रमण दर 0.41% तक पहुंच गई है, जो पिछले एक महीने में सबसे अधिक थी। और इससे पहले 29 जनवरी को 0.42% संक्रमण दर दर्ज हुई थी। और वहीं दिल्ली में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1307 हो गई है, जबकि होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 627 तक पहुंच गया है। वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक मां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की और वहीं श्रद्धालुओं द्वारा यमुना जी की संध्या आरती भी की गई। बता दें आपको कि यमुना जी की आरती में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 644वीं जयंती समारोह के दिन आशीर्वाद लेने सिर गोवर्धन पहुंची थी, जहां उन्होंने संत रविदास के दर पर मत्था टेका। बता दें आपको कि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं कि भाई वो उन्होंने मतलब संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर उन्होंने उनको मतलब मंदिर गई थी, अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई कांग्रेस पार्टी। वहीं होशियारपुर में भी श्री गुरु रविदास जी के 644वें उत्सव को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस मौके पर पंजाब की सामाजिक एवं महिला बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची है। और यहाँ उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से खरालगढ़ को हर सुविधा देने की बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार इस स्थान पर 103 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और बेगमपुरा मीनार बनने पर 58 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। साथ ही पीने के पानी की समस्या को भी जल्द दूर किया जाएगा। नहीं है, क्योंकि सरकार एक बार जब अनाउंस कर देती है तो कमिटमेंट हो जाती है सरकार की। बात ये थी कि पिछले साल आपको भी मालूम है कि सारे विश्व जो है वो कोविड-19 से जूझ रहा था और सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, मतलब बंद कर दिए गए, क्योंकि हेल्थ की तरफ जो था वो ज़्यादा प्रायोरिटी सरकारों की थी कि किसी तरह से अपने लोगों को इस महामारी से बचाया जाए। सो इस वजह से डिले हो गया, सारे प्रोजेक्ट्स डिले कर दिए गए। सो इस बार ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि 31 मार्च के बाद जो भी रहता काम है उसके लिए फंड्स जो हैं कोट रोड स्थित गांव रोजड़ी सरकारी स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक हरजीत सिंह ने पंजाबी बोलने व समझने वाला दुनिया का पहला रोबोट तैयार किया है, जिसका नाम सरबंस कोर रखा गया है। वहीं हरजीत सिंह ने इसका पूरा खर्चा खुद किया है। वहीं रोबोट सरबंस कोर लेने पर एक्टिव होता है और फिर पंजाबी में सवाल पूछने पर जवाब भी इसी भाषा में देता है। बता दें आपको कि शुरुआत में सत श्री अकाल से लेकर अब रोबोट गुरबाणी भी सुनाता है। वहीं रोबोट तैयार करने में बच्चों के खिलौने, कॉपी के कवर, गत्ता, पेन, प्लग व बिजली की तारों का इस्तेमाल किया गया है। हरजीत सिंह बताते हैं कि उन्होंने इसकी प्रोग्रामिंग खुद तैयार की है और अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। वहीं पिछले साल लॉकडाउन से पहले उन्होंने इसे बनाना शुरू किया था। और शिक्षक हरजीत सिंह दावा करते हैं कि सरबंस कोर रोबोट में हम जो भी फीड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक बार उन्होंने ये बातें फीड करने के बाद जब भी उनसे पूछा जाता है कि वह अपने डेटाबेस से उसका सही उत्तर ढूंढता है तो फिर सामने वाले को जो जवाब दिया जाता है। और वहीं रोबोट की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। मैं समझदा जी कि हर खित्ते विच रहण वाला हर बाशिंदा अपनी मिट्टी, माँ बोली ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਆ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ
राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से शुरू हुए 42 दिवसीय निधि समर्पण अभियान के आखिरी दिन में अब तक 2100 करोड़ धनराशि ट्रस्ट के खाते में पहुंच गई है और अब विदेशों में रहने वाले राम भक्त भी इस अभियान में शामिल हो सकेंगे और इसके लिए जल्द ट्रस्ट की अगली बैठक निर्णय लेगी, जिसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव ने दे दी है। हम लोगों ने जो अभियान चला रखा था, आज माघ की पूर्णमासी होने के कारण उसका समापन दिवस है। संक्रांति से वह आरंभ हुआ था और आज वह समाप्त हो रहा है। पूरे देश के लोगों ने इसमें बड़ी उत्सुकता के साथ जानकारी प्राप्त की, उत्साह के साथ समर्पण भी किया और लगातार यह समर्पण का क्रम बड़े से बड़े लोगों से लेकर के छोटे से छोटे लोगों का भी अभी भी चल रहा है। मैंने आज उसकी ओर देखा है। आज सायंकाल तक ये अभियान चलेगा, कल से ये अभियान रुक जाएगा, लेकिन संजोग की बात ऐसी है कि आज और कल बैंक्स बंद हैं, लेकिन मेरा विश्वास है और कल तक का जो आंकड़ा मुझे पता है उसके अनुसार हम 2100 करोड़ रुपयों से अधिक इस अभियान से प्राप्त कर चुके। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।